आइए AS 18, ये भी केस स्टडी बेस्ड AS है, केस स्टडी बेस्ड AS, ये केस स्टडी है। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी से अगर कोई एंटिटी ट्रांजैक्शन करती है तो वो ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर उनको नोट्स टू अकाउंट्स में करना पड़ता है। क्यों डिस्क्लोजर जरूरी है? बिकॉज सर रिलेटेड पार्टी से जो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उसमें हो सकता है जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन से कुछ हटके हो, क्योंकि सर इनके टर्म्स कंडीशन नॉर्मल ट्रांजैक्शन से हटके हो सकते हैं। इसीलिए रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड, उसको आपको रिलेटेड पार्टी, उसको आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होगा। AS 18 आपको सिखाता है रिलेटेड पार्टी किसको बोलेंगे हम लोग, और उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का क्या क्या आपको डिस्क्लोजर करना है। बस इतना ही बात, दो चीज, रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है, क्या क्या डिस्क्लोजर करना है, दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेटेड पार्टी का रिलेशन ड्यूरिंग द पीरियड कभी भी अगर होगा, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मान लो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2021-22, अब ड्यूरिंग द 21-22 अगर आपका वो कोई एंटिटी आपका रिलेटेड पार्टी 2 महीने के लिए था, 3 महीने के लिए था, तो भी वो आपका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। जरूरी नहीं पूरे साल भर रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने भी था तो भी वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। मैं बोलता हूं रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर ट्रांजैक्शन वही डिस्क्लोज करना है जो जब रिलेटेड पार्टी था उस समय हुआ। अगर रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप खत्म होने के बाद या रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप शुरू होने से पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो डिस्क्लोज नहीं करना। ट्रांजैक्शन वो डिस्क्लोज करना है जो रिलेशनशिप के समय हुआ। बट रिलेशनशिप ड्यूरिंग द पीरियड कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 31 मार्च को रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द पीरियड आपका किसी एंटिटी से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है तो वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के टाइम जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कभी भी रिलेशनशिप कब का देखोगे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। ट्रांजैक्शन कब का देखोगे, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप पीरियड। अगर रिलेशनशिप के बाद या रिलेशनशिप से पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, वो डिस्क्लोज नहीं करना है। धन्यवाद। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी कौन होता है? रिलेटेड पार्टी बोला गया, वन पार्टी इज सेड टू बी द रिलेटेड पार्टी ऑफ द अदर इफ वन हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द अदर पार्टी। दो पार्टी को रिलेटेड माना जाएगा इफ वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवर द अदर पार्टी। अगर आप दूसरी पार्टी को कंट्रोल करते हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हो तो हम मानेंगे आप दोनों रिलेटेड पार्टी है, आप दोनों रिलेटेड पार्टी है। अब ये रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप 5 कंडीशंस, 5 केसेस बताए गए जिनको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप माना गया। पहला बताया गया आपकी होल्डिंग कंपनी, आपकी सब्सिडरी कंपनी, आपकी फेलो सब्सिडरीज रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। आपकी होल्डिंग, आपकी सब्सिडरी, आपकी फेलो सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी। नंबर 2, आपके एसोसिएट्स, आपके जॉइंट वेंचर जिसमें आपने पैसा लगा रखा है, या आपका इन्वेस्टर एसोसिएट या आपका वेंचर जिसने आप में पैसा लगा रखा है, ये आपके रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। नंबर 3, अगर कोई आपका KMP है, KMP की मैनेजरियल पर्सनल, और उसके रिलेटिव आपके रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। KMP एंड उनके रिलेटिव आपके रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। अगर कोई इंडिविजुअल है जो आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने का पावर रखता है एंड उसके रिलेटिव आपके रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। इंडिविजुअल में 2 जन को कवर किया गया, ऐसे इंडिविजुअल जो आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो, या KMP की मैनेजरियल पर्सन एंड इनके रिलेटिव्स आपके रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। ऐसी कोई एंटिटी जिनके ऊपर इन 2 आदमियों का, KMP और जो इंडिविजुअल जो आप में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, उनका अगर किसी एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो और आप रिलेटेड पार्टी माने जाओगे। मान लो फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक सेकेंड, फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए मुकेश अंबानी इज अ रिलेटेड पार्टी? यस सर, ही इज अ KMP की मैनेजरियल पर्सन, चेयरमैन है सर, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, तो सर ही इज अ रिलेटेड पार्टी। अगर मुकेश अंबानी का कोई दूसरे एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो एंटिटी भी आपका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। आप, मुकेश अंबानी आपका KMP, मुकेश अंबानी उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है तो वो कंपनी और आप भी रिलेटेड पार्टी माने जाओगे। वो दोनों ही, आप दोनों ही मुकेश अंबानी के रिलेटेड पार्टी हो और आप दोनों के लिए मुकेश अंबानी रिलेटेड पार्टी है। तो यहां पे सबसे पहले आ गया होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी। दूसरा आ गया एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टर एसोसिएट एंड वेंचरर्स। इंडिविजुअल हुआ इधर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड देयर रिलेटिव। कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दोनों चलेगा। KMP एंड देयर रिलेटिव्स।
एंटिटीज इन विच पर्सन इज सी और डी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ये 5 चीजों को हम लोग बोलते हैं, ये 5 हमारे रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। अगर इनके साथ हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो हमको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन कौन? होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी जिसमें आपका कंट्रोल है या जो आपको कंट्रोल करता हो। नंबर 2 एसोसिएट जॉइंट वेंचर या इन्वेस्टर एसोसिएट जॉइंट वेंचर। नंबर 3 इंडिविजुअल जो हमको कंट्रोल करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब अकेले या 2-3 जन को मिला के, एंड देयर रिलेटिव्स, केएमपी एंड देयर रिलेटिव्स, और ऐसी एंटिटी जिनमें इन दोनों का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो वो भी आपका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। रिलेटिव में कौन कौन आते हैं? हम लोग बोले थे MB⁵, मां, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चा। मां, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चा। मां मदर फादर, भाई बहन ब्रदर सिस्टर, बीवी बच्चा स्पाउस एंड योर चिल्ड्रंस। तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर स्पाउस एंड चिल्ड्रंस, जो आपका इमीडिएट फैमिली होता है उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। अगर आपके रिलेटिव है तो वो भी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट at any point of time during the period, but transaction वही disclose करने हैं जो हुआ during the existence of related party relationship. Disclosure related to related party transaction, क्या क्या disclosures आपको करने होंगे? Name of related party, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। Nature of relationship, nature of transaction, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना बैड डेट राइट ऑफ किया, एनी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। टोटल 7 चीज आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, टोटल 7 चीज आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। और डिस्क्लोजर करना पड़ेगा वेदर और नॉट वो ट्रांजैक्शन नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ या नहीं। अगर नॉर्मल टर्म्स कंडीशन पे भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी डिस्क्लोज करना है, नॉर्मल टर्म्स कंडीशन छोड़ के कोई डिफरेंट टर्म्स कंडीशन पे भी कर रहे हो तो भी डिस्क्लोज करना है। मैंने ये नहीं बोला कि उनके ट्रांजैक्शन में टर्म्स कंडीशन अलग हो सकते हैं इसलिए डिस्क्लोजर कर रहा है, मतलब ये नहीं है कि टर्म्स कंडीशन अलग होगा तो ही डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज हमेशा करना है, टर्म्स कंडीशन अलग हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंट्रोल का रिलेशनशिप होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप माना जाता है। अगर एक कंपनी होल्डिंग है और एक कंपनी सब्सिडरी है, ये रिलेटेड पार्टी है। अगर ड्यूरिंग द ईयर इनके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं भी हुआ है तो भी इनका रिलेशनशिप आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी आपकी कितनी होल्डिंग कंपनीज है, जनरली होल्डिंग कंपनी 1 या मैक्सिमम 2 होंगी, उससे ज्यादा नहीं होती है, 1 ही होती है मैक्सिमम। 2 तो आपका, 1 हो गया 50% से ज्यादा, 1 हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल, वो उस हिसाब से कर रहा है। जनरली 1 ही होल्डिंग कंपनी होता है। आपका जो होल्डिंग कंपनी है उसका आपको नेचर, नाम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना है। आपकी जितनी सब्सिडरी कंपनी है उनका नाम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना है, उनके साथ ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये खुद में रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आपको डिस्क्लोजर करना चाहिए। नेम एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट शुड बी डिस्क्लोज इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। होल्डिंग सब्सिडरी बीच में ट्रांजैक्शन हो ना हो, नेचर एंड नेम एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप आपको सामने वाले के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, कुछ कुछ केस में रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट करे, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो आपको डिस्क्लोजर नहीं करना। अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस है तो होल्डिंग सब्सिडरी का सीएफएस में डिस्क्लोजर नहीं होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते समय हमने सीखा था, जो होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच के ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन को। तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ेगा इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज विद द अदर, अगर 2 स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज है, दोनों का पापा कौन है, स्टेट, स्टेट यानी गवर्नमेंट। अगर एक गवर्नमेंट है और उसके 2 गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस है तो इनका रिलेशनशिप आपको डिस्क्लोज करने का दरकार नहीं। ऐसे तो गवर्नमेंट कंट्रोल सारी एंटिटी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, वो रिलेटेड पार्टीज नहीं है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टीज। तो 3 चीज, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी को हर्ट कर रहा है तो डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है। सीएफएस के केस में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। नंबर 3, स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज के बीच में आपस का रिलेशनशिप का दिखाने का दरकार नहीं पड़ेगा, यह चीज डिस्क्लोजर करने का जरूरत नहीं है। पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटेड पार्टी कौन कौन होते हैं। नंबर 2, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कब होना चाहिए, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ट्रांजैक्शन कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। वही ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है जो रिलेशनशिप के समय हुआ। अगर रिलेशनशिप से पहले या बाद में हुआ तो उसका डिस्क्लोजर दरकार नहीं है। डिस्क्लोजर करना पड़ेगा वेदर और नॉट वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं। ट्रांजैक्शन नॉर्मल टर्म्स कंडीशन पे भी है तो भी डिस्क्लोज करो, नॉर्मल टर्म्स कंडीशन नहीं भी है तो भी डिस्क्लोज करो। नॉर्मल टर्म्स कंडीशन नहीं है तो फिर वो अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर है, बट डिस्क्लोजर आपको दोनों केस में करना पड़ेगा।
मेन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है 5 याद रखो, होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी, इन्वेस्टर, एसोसिएट एंड वेंचरर्स। नंबर 3 इंडिविजुअल, जिसका हमारे इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव कंट्रोल ऑन अस एंड देयर रिलेटिव्स, केएमपी एंड देयर रिलेटिव्स। नंबर 5 एंटिटीज इन विच पर्संस इन सी और डी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये 5 मेरी रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। आज एक बच्चे से एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 70% होल्ड करता है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 15% होल्ड करता है और ए लिमिटेड होल्ड करता है 10%। 10% बोला, बताइए रिलेशनशिप क्या क्या होगा। पहले तो ए लिमिटेड के हिसाब से देखो तो बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडरी है। बी लिमिटेड के हिसाब से देखो तो ए लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडी होल्डिंग कंपनी है। अब क्वेश्चन अराइजेस बी और सी में क्या रिलेशन है, ध्यान से। बी और सी के अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो बी सी लिमिटेड में 15% होल्ड करता है, ना कंट्रोल ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ना कंट्रोल ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। सर क्या ए और सी में कोई रिलेशन है? 15 + 10 25 हो रहा है, तो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मैं बोलूंगा बिल्कुल है, ए और सी में रिलेशनशिप, ए और सी में रिलेशनशिप है तो उसको डिस्क्लोजर होना चाहिए। हाउएवर इंस्टीट्यूट ने अपने कहीं कहीं जगह सोल्यूशन में इसके 2 आंसर पॉसिबल है। बोलते हैं ए का सी में कितना कंट्रोल है, ए का सी में कितना कंट्रोल है। सबसे पहला बोला गया ए का बी में 70% है और बी का सी में 15% है, तो 70 × 15 इनडायरेक्टली ए का कंट्रोल है 10.5% और दूसरा ए का कंट्रोल है 10%, तो टोटल ए का कंट्रोल 20.5% हो गया। 20% को एक्सीड कर गया तो ऐसे भी है। मान लो ये 10 की जगह सिर्फ 5 होता तो 10.5 + 5 करता तो 15.5 होता, तो क्या ए और बी रिलेटेड होता? हम बोलते नहीं होता। हाउएवर ये जो देखने का तरीका है ना, ये तरीका हर जगह नहीं, हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये तरीका हो गया कंसोलिडेशन में, जब आप करोगे तब चेन होल्डिंग में किस तरीके से प्रॉफिट्स वगैरह लिए जाएंगे उसका तरीका। आप जब बात कर रहे हो कि भैया रिलेशनशिप है कि नहीं, मैं बोलूंगा अगर ए बी सी पे अपना पावर एक्सरसाइज करना चाहे तो ए बी को बोलेगा तू इधर से वोट कर 15% की रेट से, 15% तेरे पास पावर है, 15% काउंट होगा। मैं इधर से वोट कर रहा हूं, मेरा 5 या 10% काउंट होगा, तो मेरे पास 20% का पावर है। हमको ए और सी को रिलेटेड पार्टी बोलना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट के आंसर देखोगे तो दो जगह पे 2 आंसर अलग अलग दिए हुए हैं। हम लोग डायरेक्ट वाला फॉलो करते हैं भैया। ए का टोटल सी में कितना है? 15 सब्सिडरी के थ्रू, 10 उस मेरे थ्रू, तो टोटल 25% है, हम लोग रिलेटेड पार्टी मानेंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर करना चाहे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आप करो। इंस्टीट्यूट दोनों पे ही आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट 2 अलग अलग जगह आप देखोगे तो 2 अलग अलग आंसर दिया हुआ है। तो इन दैट केस आप दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है बात? अब सुन, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं AS 18 के। क्वेश्चंस देखते हैं। You are required to suggest how the above transaction will be treated at the closing date for the purpose of AS 18. Khushi Limited entered into an agreement with Happy for running a business for a fixed amount payable to the latter every year. The contract states that day-to-day management will be handled by Mr. Happy, while all financial and operating policy decisions taken by board of director of the company. Mr. Happy does not own any voting right in Khushi Limited. क्वेश्चन है, क्या खुशी और हैप्पी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे? क्यों सर? सर हैप्पी इज रनिंग द बिजनेस, ही इज टेकिंग डे टू डे का बिजनेस रन करने का काम हैप्पी का है, तो क्या हैप्पी और खुशी रिलेटेड पार्टी है? हम लोग बोलते हैं रिलेटेड पार्टी तभी मानते हैं जब एक पार्टी दूसरे के ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके। खुशी, हैप्पी इज रनिंग द बिजनेस ऑफ खुशी लिमिटेड, बट सारा जो पावर है ना ऑपरेटिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन का, वो हैप्पी के पास नहीं है, वो खुशी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। क्योंकि हैप्पी लिमिटेड कैन नॉट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हैप्पी इज नॉट एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। हैप्पी और खुशी लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज नहीं है। क्यों रिलेटेड पार्टी नहीं है? बिकॉज हैप्पी हैज नो राइट टू कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन खुशी लिमिटेड। उसके जो भी डिसीजन होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, हैप्पी कोई डिसीजन नहीं लेता है, हैप्पी के पास कोई वोटिंग पावर नहीं है, हैप्पी इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। आप पहला ले लिखोगे, वन पार्टी इज सेड टू बी द रिलेटेड पार्टी ऑफ द अदर इफ वन इज एबल टू कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर। इन द पर्टिकुलर केस हैप्पी हैज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर खुशी लिमिटेड, सो हैप्पी एंड खुशी लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टीज।
नेक्स्ट, श्री भानु और रिलेटिव ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, रिलेटिव है की मैनेजमेंट पर्सनल का, रिसीव्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 3.5 लाख फॉर हिज सर्विसेज फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून। ऑन 1 जुलाई ही लेफ्ट द सर्विस। रिलेटिव ऑफ केएमपी रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है ड्यूरिंग द पीरियड, तो डिस्क्लोजर होगा। ट्रांजैक्शन हुआ है 1 अप्रैल से 30 जून तक का 3.5 लाख, क्या ये डिस्क्लोजर करना होगा? डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। रिलेटेड पार्टी है, जब आपका रिलेशनशिप रहेगा उस समय जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिलेटिव ऑफ केएमपी इज अ रिलेटेड पार्टी, सो डिस्क्लोजर हैज टू बी मेड एज पर AS 80। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हाउ अबव ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड, तो ऊपर ही लिख दिया था, ठीक है। पहला वाला केस नॉट अ रिलेटेड पार्टी, दूसरा वाला रिलेटेड पार्टी, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर रेम्यूनरेशन पेड टू श्री भानु एज ही इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द एंटिटी। डन है बात, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, Omega Bank Limited holds 25% voting power of B Limited, 25% associate, related party. Omega Bank also provide finance by way of loan to B Limited at market rate of interest. Market rate of interest तुमको घुमाने की कोशिश कर रहा है कि भैया नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ है। On account of which Omega Bank Limited would have the power to nominate one person to the board of director of B Limited. One person को nominate कर सकता है। Any major transaction proposed to be entered into by B Limited would need the consent of Omega. Would Omega Bank Limited will be considered as related party of B Limited? मैं बोलूंगा yes. It can exercise significant influence. Associate है, significant influence exercise कर सकता है, तो ये दोनों related party है। Related party है तो transaction भी disclosure होगा। अभी आपसे सिर्फ पूछा है would Omega Limited be considered a related party? मैं बोलूंगा yes. जो मेरा रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है बी लिमिटेड, दैट इज एन एसोसिएट ऑफ ओमेगा लिमिटेड, क्योंकि एसोसिएट है, एसोसिएट इज अ रिलेटेड पार्टी, सो दे आर रिलेटेड पार्टीज एंड डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एज पर AS 18। डन है बात, आगे। A Limited has two associates B and C Limited and owns 25% of voting power of B Limited and 30% of C Limited. Would B Limited be considered as related party of C Limited? क्या B Limited C Limited का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा? A के लिए B भी रिलेटेड, C भी रिलेटेड, बट B के लिए C रिलेटेड नहीं है बिकॉज दे आर नॉट फेलो सब्सिडरीज। फेलो एसोसिएट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, नॉट रिलेटेड पार्टीज। B and C are not related parties. A के लिए B रिलेटेड पार्टी, C रिलेटेड पार्टी, B के लिए A रिलेटेड पार्टी, C के लिए A रिलेटेड पार्टी, बट B एंड C आर नॉट रिलेटेड पार्टी। अगर ये सब्सिडरीज होता ना तो फेलो सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी था, बट फेलो एसोसिएट आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। अगर B और C के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिलेटेड पार्टी, वेरी गुड। तो सर इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग वही लिखेंगे कि एज पर AS 18 or related an associate enterprise or investor associate is considered as a related party because one has the ability to exercise significant influence on the other. However, fellow associates are not considered as related parties. पहला वाला, in the present case, Omega Limited holds 25% of the voting power of B Limited. As it has significant influence over B Limited, Omega Limited shall be considered as a related party for B Limited. In the present case, A Limited has two associate B and C. B and C Limited are not considered to be related party as they are not associate of each other, so they are not related parties. तो वो दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। A के लिए B और C रिलेटेड है, B के लिए A, C के लिए A, बट B और C आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? AS4, AS9, AS22, 26, 18, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर 22 टर्म के लिए। कोई मई 23 टर्म के लिए देखेगा तो उसको इनको छोड़ के जो दूसरे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देता है। 6 में से 4 से 5 नए AS के आएंगे, एक रिपीटेड, 1 या 2 रिपीटेड आएगा। आयुष, हम लोग बोलते हैं कि डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर अ रॉन्ग ट्रीटमेंट, बट वो यहां नॉर्मल काम का नहीं है। अगर वो बोला है कि हमने अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन मतलब जैसा हम लोग दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं वही टर्म्स एंड कंडीशन हमने इससे रखा। हम बोला कोई फर्क नहीं पड़ता टर्म्स कंडीशन कुछ भी हो, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहां पे रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है, चाहे वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो, चाहे वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर ना हो।
नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस टर्म्स कंडीशन पे हम लोग दूसरों के साथ करते हैं जो हमारे रिलेटेड पार्टी नहीं है, उनके साथ जिन कंडीशंस पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं क्या वही रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको डिस्क्लोजर हमेशा करना पड़ेगा। डन है बात?